गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिपेंडेंसी रेशियो न्यूमरेटर इज। डिपेंडेंसी रेशियो का न्यूमरेटर जो है तो वो कौन से एज ग्रुप में देखने को मिलता है? तो देखिए, लेस देन 15 ईयर की मोर देन 65 ईयर। मिड ईयर पॉपुलेशन मतलब बोलना चाहिए ना तो वो यंग एज में हो, मतलब सॉरी, ना तो वो चाइल्ड एज में हो और ना ही वो आपका ओल्ड एज में हो। आपका जो बीच का एडल्ट एज होता है आपका क्या होगा? एडल्ट एज। ठीक है, एडल्ट एज का जो एज ग्रुप होता है आपका वो क्या कहलाता है? आपका मिड ईयर पॉपुलेशन। वहीं पे लेस देन 15 ईयर जो कि चिल्ड्रंस ग्रुप में आते हैं आपके, और 60 ईयर्स। चिल्ड्रंस भी आप नहीं बोल सकते, एडोलसेंस ग्रुप। ठीक है, एडल्ट ग्रुप जो 20 का एज होता है आपका, जिसको बोलना चाहिए कि 21 से लेकर आपका टोटल 40 तक, ये क्या है? आपका एडल्ट एज हो गई। 40 से लेकर 60 तक क्या होता है? एल्डरली एज, और ओल्ड एज आता है 65 से एबव। यहीं पे मोर देन 60 ईयर दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि डिपेंडेंसी रेट कौन सा होता है। तो डिपेंडेंसी रेट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखिए, जब बच्चे 15 साल से बिलो होते हैं, 15 ईयर्स मतलब 15 साल से जो बच्चे छोटे होते हैं, तो वो किस पर डिपेंड होते हैं? पेरेंट्स पर। ध्यान रखिएगा, सभी को मालूम है बच्चे किस पर डिपेंड होते हैं? 15 ईयर्स के जो बिलो बच्चे होते हैं पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। वहीं पे बात किया जाए 65 ईयर, 65 ईयर्स के जो पेरेंट्स होते हैं किस पर डिपेंड होते हैं? बच्चों पर डिपेंड होते हैं, वो होता है चिल्ड्रंस पर। ठीक है, किस पर डिपेंड रहेंगे? चिल्ड्रंस पे। तो ये एज ग्रुप पूछा गया है कि इसमें जो डिपेंडेंसी रेशियो देखने को मिलता है, डिपेंडेंसी मतलब किस पर लोग डिपेंड रहते हैं। ठीक है, बच्चे 15 साल से जो बिलो मतलब बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो किस पर होते हैं डिपेंड? पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। वहीं पे बात किया जाए जो 65 साल से एबव, 65 ईयर से जो एबव पर्सन्स होता है वो किस पर डिपेंड रहता है? अपने बच्चों पर डिपेंड रहता है। समझ में आया? मतलब जो ओल्ड एज कंडीशन में जाए वो किस पर डिपेंड रहता है? अपने बच्चों पर। तो डिपेंडेंसी रेशियो एज कौन सा है आपका? बिलो 15 ईयर एंड मोर देन 65 ईयर। ध्यान रखिएगा, ये डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब होता है डिपेंड रेट। डिपेंड रेट मतलब कौन सी एज ग्रुप होता है जिसमें डिपेंडेंसी रहती है पर्सन्स के अंदर, तो कौन सा होता है आपका? लेस देन 15 ईयर एंड मोर देन 65 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। MMR इज एक्सप्रेस्ड एज। MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस होती है किसके थ्रू? मैटरनल डेथ 1 लाख लाइव बर्थ, मैटरनल डेथ 1000 लाइव बर्थ, या फैटालिटी रेट, या मोर्बिडिटी रेट। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि मैटरनल डेथ क्या होता है, और मैटरनल डेथ के साथ साथ में मैटरनल डेथ मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी, अब ये रेशियो वर्ड और रेट वर्ड में आपको समझना है थोड़ा सा। तो रेशियो वर्ड मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जहां पर 1 लाख लाइव बर्थ के साथ में जब हम रेशियो निकालते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 लाख, और यहीं पे अगर आपके क्वेश्चन में दिया होता रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकालने का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? मैटरनल डेथ अपॉन 1000 लाइव बर्थ। समझ में आया? अगर रेट ऑप्शन में होता तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आपका जो ऑप्शन है वो लिखा है फैटालिटी रेट। फैटालिटी मतलब होता है जब किसी डिसीज की वजह से, मतलब पर्सन की जब डेथ होती है तो किसकी वजह से होती है? कोई ना कोई उसमें बीमारी प्रेजेंट होती है, कोई ना कोई डिसीज प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से नंबर ऑफ पॉपुलेशन केस फैटालिटी रेट हो गया। तो उसकी वजह से अगर किसी भी पॉपुलेशन की अगर डेथ होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका फैटालिटी रेट। समझ में आया? उसमें 100 पॉपुलेशन होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कितने पॉपुलेशन के बीच में होगा? आपका 100 पॉपुलेशन के बीच में होगा। और इसमें फैटालिटी रेट जो बोला गया है किसकी वजह से होगा? आपका डेथ, मतलब किसी भी बीमारी की वजह से अगर किसी पर्सन की अगर डेथ होती है तो वो कहलाता है आपका फैटालिटी रेट। मोर्बिडिटी मतलब होता है बीमार की कंडीशन, सिक अवस्था। सिक मतलब होता है बीमार, बीमार की कंडीशन। मोर्बिडिटी मतलब क्या होता है? ऐसा। और रेट अगर वर्ड आता है मतलब आपका मोर्बिडिटी रेट भी किससे निकाला जाएगा? 1000 लाइव बर्थ से निकाला जाएगा। लेकिन इसमें क्या कंडीशन निकाली जाएगी? उसमें डेथ कंडीशन निकाला जाएगा, इसमें सिक कंडीशन निकाला जाएगा, बीमार की अवस्था को निकाला जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है आपका मोर्बिडिटी रेट। अब मोर्बिडिटी रेट कोई सा भी हो सकता है, आपका इन्फेंट मोर्बिडिटी रेट भी हो सकता है, मैटरनल मोर्बिडिटी रेट भी हो सकता है, नियोनेट भी हो सकता है, मतलब बोलना चाहिए कोई भी एज ग्रुप इसके अंदर में आ सकता है। समझ में आया? तो ये निकालने का रेशियो होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो होता है। और मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो ध्यान रखिएगा, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो आपका निकाला जाता है 1 लाख लाइव बर्थ में, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो 3 कंडीशन पर डिपेंड होता है। एक तो होता है आपका डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली बोलना चाहिए। डायरेक्टली अगर मैटरनल मोर्टालिटी रेट देखें तो 75% होता है। ध्यान रखिएगा। वहीं पे हम बात करें इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कितना होता है? तो 25% होता है आपका।
समझ में आया। बाकी अदर क्या होगा, अदर जो ऑब्स्टेटिकल रीजन होते हैं, 3 कंडीशन होती है, अदर आ गया आपका, या अदर ऑब्स्टेटिकल रीजन आप बोल सकते हो। तो डायरेक्टली में मैं आपको बताऊं 3 कंडीशन होती है मैटरनल मोर्टेलिटी कंडीशन में। तो डायरेक्टली में होगा जैसे कि मान लीजिए कि अगर प्री मैच्योर, अगर बोलना चाहिए कि जैसे कि इक्लैम्सिया हो गया, प्री इक्लैम्सिया हो गया, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा हो गया, पीपीएच हो गया, एंटीपार्टम हेमोरेज हो गया। तो मदर को अगर कोई कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो वो होता है आपका किसमें, डायरेक्टली मदर को अफेक्ट कर रहा है। और इस तरह की कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो क्या कहलाता है आपका, 75% इस तरह में मदर की डेथ होती है। वहीं पे इनडायरेक्टली बोल रहा है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं होगा, इनडायरेक्टली। जैसे मान लीजिए कोई डिसीज हो गई, डिसीज में से मान लीजिए कि मलेरिया हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, या उसको कोई और डेंगू हो गया, ऐसे डिसीज अगर उसको अगर क्रिएट हो रही है मदर को, इसकी वजह से अगर डेथ होती है तो वो क्या कहलाता है आपका, इनडायरेक्टली। अब देखिए ऑब्स्टेटिकल रीजन हो गया हमारा, ये तो डायरेक्टली होगा। ऑब्स्टेटिकल रीजन की बात करें, जैसे मान लीजिए कभी कभी मदर की एक्सीडेंट हो गया या स्ट्रेस हो गया, मतलब कोई उसमें आपकी बॉडी अफेक्ट नहीं कर रही, सडन कोई इंसिडेंस अगर हो जाता है, मतलब कोई दुर्घटना अगर हो जाती है, तो उस कंडीशन पर अगर मदर की डेथ हो जाती है तो वो होता है आपका अदर में आएगा। समझ में आया, मतलब ना तो वो डायरेक्टली हो रहा है ना तो इनडायरेक्टली होगा। डायरेक्ट क्या हो रहा है, कोई ना कोई इंसिडेंस हो रहा है, वहां पे कोई ना कोई घटना हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मदर की डेथ हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच डिसीज। मास ड्रग जो होती है वो कौन से डिसीज से रिलेटेड होती है और इसको बोलते क्या है। तो मास ड्रग क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जिसको हम बोलते हैं एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी बोला जाता है मास ड्रग को। और मल्टी से नाम आपको मालूम हो गया होगा कि मास ड्रग क्या होता है, समझ में आया, ठीक है। मास क्या होता है आपका, मल्टी ड्रग थेरेपी आपको मालूम होगा कि जब कोई भी ड्रग्स अगर हम देते हैं उसका इफेक्ट अगर कम हो जाता है तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, कोई और ड्रग ऐड करके देते हैं जिससे वो उस डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सके, उसकी बीमारी का जो फैलाव रेट है उसको कम किया जा सके, ठीक है, प्रिवेंट किया जाए। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन से डिसीज़ के लिए किया जाता है, तो इसमें मलेरिया, पोलियो, ठीक है, फाइलेरिया और चिकन पॉक्स दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। जो फाइलेरिया है आपका, फाइलेरिया मतलब हाथी पाँव, फाइलेरिया सबको मालूम है। और इसको फैलाने वाला जो पॉजिटिव एजेंट है कौन सा है, आप देखिए कौन सी ड्रग है आपकी, फाइलेरिया किससे फैलता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। फाइलेरिया जो डिसीज होती है, मास ड्रग थेरेपी मतलब होता है मल्टी ड्रग, ठीक है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, ये डिसीज फैलती है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 4 वीक, मतलब 1 मंथ। 4 वीक को आप क्या बोलोगे, 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। समझ में आया। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा लोअर लिम्ब को अफेक्ट करता है, पूरे दोनों लेग्स क्या होते हैं, स्वेल्ड हो जाते हैं। और जो फाइलेरिया डिसीज होती है इसको जो फैलाने का पॉजिटिव एजेंट होता है आपका क्या होता है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी बोलते हैं। समझ में आया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि उस जो मतलब फाइलेरिया के लिए जो ड्रग्स दिया जाता है उस ड्रग का अफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि फाइलेरिया के लिए कौन सा ड्रग देते हैं। तो इसके लिए हम मास ड्रग के रूप में कौन सा ड्रग देंगे, डीईसी ड्रग देते हैं। कौन सा ड्रग देंगे, डीईसी, डाई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाई आपका क्या होगा, डीईसी ड्रग से क्या होता है आपका, डाई कार्बामेजिन सिट्रेट, डाई कार्बामेजिन सिट्रेट होता है। इसका डीईसी का फुल फॉर्म होता है डाई कार्बामेजिन, इसका डीईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, डाई कार्बामेजिन सिट्रेट। समझ में आया। डाई एथिल कार्बामेजिन सिट्रेट होता है किसका फुल फॉर्म, डीईसी ड्रग का। और डीईसी ड्रग किसके लिए दी जाती है, आपकी फाइलेरिया के लिए दी जाती है, ध्यान रखिएगा। मास ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। और मास ड्रग के रूप में किस कौन सी डिसीज को दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, फाइलेरिया डिसीज में दिया जाता है। डीईसी ड्रग देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसको देते हैं, फाइलेरिया के लिए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चिकनगुनिया स्पेसीज। चिकनगुनिया जो डिसीज होती है आपकी कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, तो फ्लैवीविरिडाई, टोगाविरिडाई और रियोविरिडाई और आपका नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि चिकनगुनिया क्या होती है। तो चिकनगुनिया डिसीज जो होती है वो सबसे पहले अफेक्ट करती है आपका जो एडीज। देखिए एडीज एजिप्टी हो गया आपका, ठीक है, एडीज एजिप्टी से क्या फैलता है आपका, देखिए चिकनगुनिया जो डिसीज होती है वो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी आपका। और एल्बोपिक्टस क्या होता है, एडीज एजिप्टी,
एडीज एजिप्टी आपका हो गया, और एल्बोपिक्टस, एडीज एल्बोपिक्टस, ये दो जो मॉस्किटो होते हैं आपके, इसके इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्टेड मॉस्किटो की वजह से बाइट करने से क्या होता है, चिकनगुनिया डिसीज होती है, ध्यान रखिएगा। एडीज एजिप्टी और एडीज एडीज एल्बोपिक्टस, ठीक है, ये दोनों मॉस्किटो होते हैं। जो एडीज एजिप्टी तो आपका डेंगू कॉज करता है, और एडीज एल्बोपिक्टस क्या करता है, चिकनगुनिया को कॉज करता है। वहीं पे हम बात करें, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 डेज होता है, ध्यान रखिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 to 7 डेज। और बात करें वहीं पे चिकनगुनिया डिसीज का जो सिम्टम होता है और कितना इसमें फीवर कितना होता है, तो फीवर तो होता है आपका 39 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इतना टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज होता है जब किसी भी पर्सन को चिकनगुनिया डिसीज होती है, तो फीवर अगर उसको होता है तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। और इसमें क्या होता है, पॉलीआर्थराल्जिया, पॉलीआर्थराल्जिया मतलब होता क्या है, ध्यान रखिएगा। पॉलीआर्थराल्जिया, पॉलीआर्थराल्जिया क्या होता है, आर्थराल्जिया वर्ड अगर मतलब आता है, आर्थराइटिस वगैरह आता है, अगर वर्ड कहीं पे भी आता है तो ध्यान रखिएगा रिलेटेड टू ज्वाइंट, रिलेटेड टू ज्वाइंट। अब पॉलीआर्थराल्जिया मतलब हो रहा है ज्वाइंट में सीवियर पेन, पॉली मतलब ज्यादा होता है, ऑर्थराल्जिया मतलब होगा ज्वाइंट में पेन, तो ज्वाइंट में सीवियर पेन होता है, और जो फीवर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये चिकनगुनिया डिसीज मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है। और वो किस फैमिली का होता है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें फ्लेविविरिडाई, टोगोविडाई और रिवोविडाई लिया हुआ है। तो इसमें कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, देखिए ये आरएनए वायरस, इन्फेक्टेड वायरस की वजह से फैलता है ये, तो आरएनए ग्रुप के ये सारे विडाई ग्रुप के होते हैं। तो इसमें कौन से ग्रुप के होंगे आरएनए वायरस, टोगोविडाई ग्रुप का होगा आपका वायरस। चिकनगुनिया जो वायरस होता है, चिकनगुनिया जो डिसीज फैलती है, तो उसका जो इन्फेक्टेड वायरस होता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, आपका टोगोविडाई ग्रुप से बिलोंग करता है, ध्यान रखिएगा। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, जिमेट्रिकल यूनिसेलुलर रैसेस फर्स्ट अपीयरिंग फ्रॉम ट्रंक एंड देन फेस आर्म कैरेक्टरिस्टिक्स और लेग्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जिमेट्रिकल यूनिसेलुलर, जिमेट्रिकल यूनिसेलुलर जो रैसेस होते हैं बॉडी में, सबसे पहले ट्रंक में देखने को मिलता है, ट्रंक के बाद में फेस आर्म और लेग वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो कहाँ पे सबसे पहले होता है, देखिए, तो स्मॉल पॉक्स, मीजल, चिकन पॉक्स, रुबेला, तो कहाँ पे देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, तो चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स में जिमेट्रिकल, या आप बोल सकते हो कि आपका प्लियोमॉर्फिज्म, यहाँ पे अगर प्लियोमॉर्फिज्म प्लेस भी दिया रहता है, प्लियोमॉर्फिज्म एरिया, प्लियोमॉर्फिज्म को ही जिमेट्रिकल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। प्लियोमॉर्फिज्म, ये आपका प्लियोमॉर्फिज्म यूनिसेलुलर रैसेस अगर दिया हो, या तो फिर अगर दिया हो आपका जिमेट्रिकल यूनिसेलुलर रैसेस फर्स्टली अपीयरिंग फ्रॉम ट्रंक एंड फेस, अगर इस एरिया में अगर रैसेस आ जाते हैं, मतलब वो कौन सा डिसीज है, आपका चिकन पॉक्स हो गया। वहीं पे इंक्यूबेशन की बात करें तो आपका 16 डेज, 14 से लेकर आपका 16 डेज क्या होता है, आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा आपका 7 से 17 डेज, ध्यान रखिएगा। 7 से 17 दिन किसका होता है, स्मॉल पॉक्स का। वहीं पे हम बात करें 14 से 16 दिन होता है आपका चिकन पॉक्स का। मीजल्स की बात करें तो 14 डेज तक मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 10 to 14 डेज, 10 to 14 डेज किसका होता है, मीजल्स का होता है। रुबेला का भी होता है, और जर्मन मीजल्स, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, जर्मन मीजल्स। मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, जर्मन मीजल्स बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका रुबेला इन्फेक्शन। रुबेला इन्फेक्शन भी टोगोविडाई ग्रुप से होता है, ध्यान रखिएगा। आरएनए वायरस से तो फैलता है, लेकिन टोगोविडाई फैमिली से ये वायरस क्या करता है, ये रुबेला डिसीज क्या होता है, कॉज होता है, ठीक है। तो जिमेट्रिकल यूनिसेलुलर जो रैसेस होता है आपका, फर्स्टली यूनिसेलुलर रैसेस फर्स्टली अपीयरिंग फ्रॉम ट्रंक, मतलब ट्रंक एरिया में सबसे पहले ये रैसेस देखने को मिलते हैं, समझ में आया। वहीं पे हम बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स क्या होता है आपका, स्मॉल पॉक्स देखिए, सेंट्रीपीटल एरिया और सेंट्रीफ्यूगल एरिया। तो सेंट्री आपका पीटल एरिया जो होता है चिकन पॉक्स फैलता है आपका, और सेंट्रीफ्यूगल एरिया में आपका स्मॉल पॉक्स, जैसे कि आपका पाम हो गया, ठीक है, हथेली हो गई आपकी। तो इन एरियाज में क्या होता है, अगर चिकन पॉक्स जाके फैलता है, सॉरी स्मॉल पॉक्स फैलता है और रैसेस बनते हैं, तो वो स्मॉल पॉक्स आपका कहलाता है। चिकन पॉक्स आपका सेंट्रल पार्ट में फैलता है, जैसे चेस्ट हो गया आपका, ठीक है, लेग हो गया, आर्म हो गया, ऐसे एरियाज में अगर फैलता है तो वो चिकन पॉक्स होता है। और चिकन प्लियोमॉर्फिज्म मैंने आपको वर्ड बताया, तो प्लियोमॉर्फिज्म मैंने कल के सेशन में बताया था आपका, कि जब मैक्यूल हो गया, पैप्यूल हो गया आपका, ठीक है, और सेड हो गया, तो ये सारे जब अब वेसिकल्स हो गए, ठीक है, वेसिकल, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल्स और सेड्स, ये चारों चीज़ें जब प्रेजेंट हो जाती हैं एक साथ, मतलब वाटरी फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, आपके जो पिंपल्स होते हैं, जो मतलब रैसेस बनते हैं, तो उनमें मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल्स और सेड्स, ये चारों चीज़ें अगर प्रेजेंट हो गई तो उसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म की कंडीशन। कौन सी कंडीशन, प्लियो
प्लियोमॉर्फिज्म की कंडीशन कहलाता है, ध्यान रखिएगा वो, ठीक है। क्या कंडीशन कहलाएगा? प्लियोमॉर्फिज्म कंडीशन कहलाएगी। और ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है? चिकन पॉक्स में। तो समझ में आ गया, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, और चिकन पॉक्स किससे फैलता है? आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस से, ध्यान रखिएगा। और वेलियोरा वायरस से क्या फैलता है? आपका स्मॉल पॉक्स। चलिए, कॉप्रिक स्पोर्ट्स आर द क्लिनिकल फीचर। ये क्वेश्चन शायद हमको लगता है कई बार मैंने रिपीट किया है, और इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाता है एग्जाम तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को गलत करके नहीं आना चाहिए, ठीक है। कॉप्रिक स्पोर्ट्स बार बार मैंने आपको बताया, तो कॉप्रिक स्पोर्ट्स किस में देखने को मिलता है? मीजल्स डिसीज में। और ये कब देखने को मिलता है? जब इन्फेक्शन मीजल्स का प्रेजेंट हो जाता है तो 3 डेज। ये भी क्वेश्चन बनता है, कितने डेज में बन जाता है आपका कॉप्रिक स्प्रेड? आपका कॉप्रिक स्पोर्ट्स पड़ता है 3 डेज में। और ये कहाँ कॉप्रिक स्पोर्ट कैसे होता है? तो वाइटिस या रेडिस जो स्पोर्ट्स बनते हैं कहाँ पे? लोअर मोलार टीथ में। जो टीथ का मोलार पार्ट होता है, आपका मोलार टीथ होता है उसके बिलो, ठीक है, बक्कल म्यूकोसा के लो एरिया में। लो एरिया में क्या होता है? वाइटिस और रेडिस कलर के स्पॉट बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉप्रिक स्पॉट। और मीजल्स जो डिसीज होती है क्या होती है आपकी? पैरामिक्सो वायरस से। पैरामिक्सो वायरस के क्या होता है? इन्फेक्शन की वजह से मीजल्स डिसीज होती है, ध्यान रखिएगा। पैरामिक्सो वायरस से, समझ में आया। और चिकन पॉक्स तो मलेरिया तो मालूम है कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने से क्या फैलता है? आपका मलेरिया। और मलेरिया कितनी कंडीशन होती है? तो मलेरिया की 4 कंडीशन होती है। फैल्सीपेरम मलेरिया, ठीक है, ओवैली मलेरिया, आपका वाइवेक्स मलेरिया, और मलेरिया आपका कैसा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो सबसे पहले तो आपको सबसे जानना चाहिए कि सबसे अधिक डेंजरस कौन सा होता है? तो फैल्सीपेरम होता है। कौन सा होता है सबसे डेंजरस? फैल्सीपेरम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मलेरियाई क्या होता है? उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं और इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और मलेरिया में दी जाने वाली ड्रग्स कौन होती है? तो क्लोरोक्वीन हो गई। कुनैन वर्ड्स अगर वर्ड आता है मतलब वो किससे रिलेटेड होता है? आपका मलेरिया ड्रग से। तो क्लोरोक्वीन हो गया, प्रीमाक्वीन हो गया, ये सारे ड्रग्स क्या होते हैं? मलेरिया में दिए जाते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, वैसे सिर्फ इसके लिए क्या है? आपका वैक्सीनेशन किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के लिए किया जाता है क्या? आप केवल प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंशन आप यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक रूप से इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनमें हम केवल क्या कर सकते हैं? वैक्सीन लगवा सकते हैं, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जो होता है तो इसका जो टॉक्सिसिटी होता है कैसे प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें एक्सोटॉक्सिन होते हैं कि इंडोटॉक्सिन होते हैं, ऑर्गेनिक टॉक्सिन होते हैं कि इनऑर्गेनिक टॉक्सिन होते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ टॉक्सिन। और टॉक्सिन मतलब क्या होता है? टॉक्सिन मतलब ये होता है कि जब सेल वॉल के बाहर से टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं। देखिए, जब बैक्टीरिया क्या करते हैं? सेल वॉल के बाहर से टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं। मतलब एक कोई सेल है, मान लीजिए कि ये सेल वाला पार्ट है, ठीक है, ये सेल का पार्ट है, और सेल वॉल, ये सेल की वॉल हो गई, ठीक है। सेल वॉल के बाहर, अंदर नहीं, बाहर, बाहर अगर वो टॉक्सिसिटी अपनी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, सीक्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका? तो ये किस प्रकार से आपका टॉक्सिन कहलाएगा? एक्सोटॉक्सिन, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो टिटेनी, आपको मालूम होगा टिटनेस जो इन्फेक्शन होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, ठीक है। और ये स्पेशली रूप से होता क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो टिटनेस जो डिसीज होती है क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? लॉक जा कर देगा, मतलब जॉइंट वहीं पे क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। लॉक जा मतलब जैसे कि मान लीजिए मूव नहीं करता, ठीक है, आपकी बॉडी क्या करेगी? मूव नहीं, अकड़ जाएगी। तो टॉक्सिस आपका किसकी वजह से होता है? टिटनेस डिसीज की वजह से होता है। और ये कौन सी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया की वजह से। तो ये पूछा जा रहा है इसमें कि इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है एक्सोटॉक्सिन होती है कि इंडोटॉक्सिन होती है? तो कैसी होती है आपकी? एक्सोटॉक्सिन, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन जो टॉक्सिसिटी रिलीज करते हैं तो सेल वॉल के बाहर करते हैं। तो ये कैसे टॉक्सिसिटी है इनकी? एक्सोटॉक्सिन है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिजीज द रिसीव्ड मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा। मैंने आपको इसके पहले भी बताया, देखिए इसके पहले भी बताया था। और टिटनेस के लिए सभी को मालूम है, टिटनेस के लिए बाकी वैक्सीन दी जाती है। 15 to 16 ईयर आपका टीटी का वैक्सीन लगता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को वैक्सीन लगता है टीटी का। तो ये टिटनेस का वैक्सीन तो सभी को मालूम है ना, टिटनेस का वैक्सीन लगाया जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक्सोटॉक्सिसिटी इसकी टिटनेस की होती है। इसके बाद हम देखेंगे, डिजीज हैज रिसीव्ड मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा इन इंडिया। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको सोशल स्टिग्मा, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि सोसाइटी में उसको छुआछूत बीमारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सोशल स्टिग्मा किसको नाम दिया गया है? तो टीबी को, लेप्रोसी को, पोलियो की, कॉलरा को। तो किसको दिया है? लेप्रोसी को। लेप्रोसी का दूसरा नाम मैंने आपको और बताया था हैंसन डिसीज। सोशल स्टिग्मा या हैंसन डिसीज किसको बोलते हैं? हम लेप्रोसी को बोलते हैं। अब वहीं पे हम बात करें लेप्रोसी डिसीज क्या होती है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की वजह से लेप्रोसी डिसीज होती है।
समझ में आया? ठीक है, ये स्किन के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, लेप्रोसी डिसीज कॉज होती है आपकी। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 30 डेज तक होता है। और मिनिमम ये मंथ तक भी जाता है आपका। वैसे मंथ में बात करें तो 8 मंथ तक जाता है, ठीक है, और जाके 20 ईयर्स 20 साल तक रहता है। 8 मंथ से लेकर या 9 मंथ से लेकर आपका कहाँ तक जाएगा, 8 मंथ टू 20 ईयर। समझ में आया? 8 मंथ टू 20 ईयर तक क्या होता है, डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वहीं पर टीबी डिसीज के बारे में तो सभी को मालूम है। पोलियो क्या होता है, सभी को मालूम है। पोलियो क्या होता है, बात वहीं पे करें तो पोलियो क्या होता है, एक वायरस से फैलने वाला इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और बाकी पोलियो का वैक्सीन सभी को मालूम है कि प्रेजेंट है, जिसमें ओपीवी आईपीवी वैक्सीन होता है। कॉलरा डिसीज सभी को मालूम है। कॉलरा डिसीज क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन डिसीज होती है, जिसमें डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, राइस वाटर स्टूल पास होता है, वो कॉलरा डिसीज होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम बात करें तो पोलियो डिसीज का जो इंक्यूबेशन होता है 7 to 14 डेज हो गया। बाकी अगर मिनिमम अगर हायर रेंज में जाता है तो कितना जाएगा, 6 मंथ तक जाएगा, ठीक है, या 30 डेज तक भी जा सकता है। अगर सीवियर जाता है तो वो 30 डेज तक जाएगा। बाकी एक्यूट अगर पोलियो अगर किसी को हो रहा है तो कब तक जाएगा, 14 डेज तक। और कॉलरा क्या होता है आपका, हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे से लेकर आपका 4 डेज तक, 4 दिन तक क्या होता है, कहीं कहीं पे 4 to 6 भी दिया होता है, लेकिन 4 डेज आपका हाफ एन आवर से लेकर या 2 घंटे से लेकर, आप 2 घंटे भी डाल सकते हो, 2 आवर्स से लेकर 4 डेज तक क्या होता है, इसका इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है। इसका जो इंक्यूबेशन रेट बताया गया है 2 आवर्स से लेकर कितना होता है, 4 डेज तक। समझ में आया? और विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, ये डिसीज कॉज होती है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है किस शेप में होता है, कॉमा शेप में होता है। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी कॉमा शेप ऐसा नहीं होगा, कॉमा शेप इस तरह से होगा आपका, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो बैक्टीरिया होता है कॉमा शेप का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि डिप्थीरिया का हो गया या तो फिर आपके कॉलरा का हो गया, तो कॉलरा का जो होता है आपका चाइनीज शेप में, आपका डिप्थीरिया का हो गया, कॉलरा का हो गया कैसे, कॉमा शेप में। इस तरह से बैक्टीरिया की साइज भी पूछी जाती है। समझ में आया? तो विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, आपका कॉलरा डिसीज फैलता है। और यह एक प्रकार का डायरिया डिसीज होता है, जिसमें स्टूल कैसे पास होता है, राइस वाटर स्टूल पास होता है। क्यों ऐसा होता है, देखिए इसका रीजन भी है कि जो विब्रियो कॉलरा होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जाके क्या करता है, एब्डोमिनल की जो वॉल होती है, एपिथेलियम वॉल होती है, वहां पे क्या करेगा, ये सीएपी पैप बना लेता है, ठीक है। जो वॉल होती है वो कैसा इन्फेक्शन करता है आपका, ऐसा टॉक्सिन वहां पे क्रिएट करता है, तो उसकी टॉक्सिसिटी मतलब ईआई टॉक्सिन क्रिएट करता है। देखिए ईआई टॉक्सिन मैं आपको बता रही थी कि ईआई टॉक्सिन रिलीज करते हैं कौन, कॉलरा के जो बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो कॉलरा, वो क्या करते हैं, इनकी सेल वॉल से, बैक्टीरिया की सेल वॉल से ईआई टॉक्सिन रिलीज होते हैं। और वो क्या होता है, सीएमपी। ये सीएमपी मतलब होता क्या है, सीएमपी मतलब ध्यान रखिएगा, एक्सोटॉक्सिन क्या करते हैं, सीएमपी फॉस्फेट रिलीज करते हैं। कैसे, ये टॉक्सिन जाकर सीएमपी मतलब साइक्लो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लो, इसका सीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, साइक्लो एडिनोसिन अमीनो फॉस्फेट, साइक्लो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, जो जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, जो उसकी इपिथेलियल लेयर होती है उसके अंदर सीएमपी को डैमेज कर देते हैं। और सीएमपी कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ध्यान रखिएगा। इपिथेलियल लेयर जो होती है, आपको मालूम होना चाहिए इंडोथेलियल और एपिथेलियल लेयर होती है। तो इपिथेलियल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और उसके अंदर सीएमपी को डैमेज कर, सीएमपी एक कवरिंग लेयर होती है जो उसको डैमेज कर देते हैं। इसके जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज होते हैं आपके विब्रियो कॉलरा से, वो जाके उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे उसको डायरिया, किसी भी पेशेंट को जब इसका इन्फेक्शन होता है तो उसको डायरिया या लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कॉलरा डिसीज हो जाती है। इस तरह में उसको कौन सी डिसीज आएगी, कॉलरा डिसीज। और कॉलरा डिसीज में जब सैंपल लेते हैं तो किस प्रकार का सैंपल लेते हैं, तो वीआर मीडियम का सैंपल लेते हैं, ध्यान रखिएगा। सैंपल पूछा जाता है कि कोई किस प्रकार का सैंपल लेते हैं, तो वीआर मीडियम का सैंपल लिया जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस मतलब अगर उसके लिए अगर ड्रग्स हम यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग्स लेते हैं, किसके लिए, कॉलरा डिसीज के लिए। समझ में आया? कॉलरा डिसीज के लिए हम कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। और अगर बच्चों में हम बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन ड्रग्स यूज करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं, और बच्चों के लिए भी, क्योंकि हम बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, हम ये ड्रग्स यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लेप्रोसी में कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं, तो डेप्सोन ड्रग्स यूज करते हैं। कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे, डेप्सोन ड्रग, ठीक है। और आपका पोलियो हो गया, टीबी हो गया, तो टीबी का सभी को मालूम है, जैसे कि रिफैम्पिसिन हो गया, ठीक है, आइसोनियाजाइड हो गई, ये सारे क्या होते हैं, आपके टीबी के ड्रग्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सोशल स्टिग्मा डिसीज कौन सी होती है, तो लेप्रोसी डिसीज होती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो कौन सी डिसीज होती है आपकी, सोशल स्टिग्मा डिसीज का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम।
काला आजार ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार डिसीज क्या होती है, काला आजार का जो ट्रांसमिशन है कौन से फ्लाई से होता है, तो हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, नन ऑफ दिस। तो काला आजार डिसीज किससे फैलती है, बालू मक्खी जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैंड फ्लाई, ठीक है। तो काला आजार किससे फैलता है, आपका सैंड फ्लाई। इसका दूसरा नाम लिस्मेनियासिस डिसीज होता है। इसके पहले वाले सेशन में मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं डीप में नहीं पढ़ूंगी, आप पहले वाले सेशन में जाके इसको पढ़िए, ठीक है। काला आजार का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिटेड तो सैंड फ्लाई से होता है, दूसरा नाम लिस्मेनियासिस होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड बाई वाटर एंड वाटर बॉर्न, ठीक है, सॉरी फूड बॉर्न। तो ऐसी कौन सी डिसीज है जो कि वाटर और फूड बॉर्न से फैलती है, तो उसको हम कौन सा बॉर्न बोलेंगे, वेक्टर बॉर्न, व्हीकल बॉर्न, एयर बॉर्न, फॉमिट बॉर्न। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने इसके पहले वाले सेशन में बताया था कि वेक्टर मतलब क्या होता है, कोई जब इसमें आर्थ्रोपोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे वेक्टर हो गया आपका मॉस्किटो हो गया, वेक्टर सैंड फ्लाई एक प्रकार का वेक्टर हो गया। तो वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन वो होता है आपका, समझ में आया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मतलब बॉर्न है जिसमें व्हीकल में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फॉमिट हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, या ब्लड हो गया। तो ये जो फूड और एयर जो है आपके, ये सब किस में आते हैं, आपके व्हीकल में आते हैं। वे एयरबॉर्न तो आपका अलग आएगा, क्योंकि एयरबॉर्न का इन्फेक्शन जो होता है वो होता है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। वाटर एंड फूड बॉर्न का जैसे कि आपका हो गया टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, तो ये क्या होते हैं आपके वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। तो ये सब किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपके व्हीकल में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। वेक्टर में क्या होता है, कोई ना कोई इसमें वेक्टर, कोई ना कोई जीव रिस्पॉन्सिबल होता है। और व्हीकल में क्या होता है कि आपका कोई ना कोई इसमें स्पेसिफिक रूप से सब्सटेंस इसमें क्या रहते हैं, आपके इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, सब किसमें आते हैं, आपके व्हीकल में आते हैं, समझ में आया। तो व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन क्या कहलाता है आपका, जैसे कि वाटर एंड फूड बॉर्न इन्फेक्शन हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, तो लैडिंग सेल, पार्शियल सेल, कुफर सेल, आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस। तो लैडिंग सेल्स क्या होती हैं आपकी, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को, टेस्टिस के अंदर क्या होता है आपका, लैडिंग सेल्स होती हैं, मैंने आपको बताया था इसके पहले। तो लैडिंग सेल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या होती है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के रिलीज होने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है, समझ में। देखिए अब यहाँ पे जो लैडिंग सेल है, लैडिंग सेल का ऐसा रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करने का वर्क करती है। लैडिंग सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ध्यान रखिएगा, इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती है लाइनिंग फॉर द टेस्टिस से, ये टेस्टोस्टेरोन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ध्यान रखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपकी टेस्टिस के इंटरस्टिशियल टिश्यूज में क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। और ये स्टिमुलेट किसके द्वारा होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा रिलीज होती हैं, स्टिमुलेट की जाती हैं। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ध्यान रखिएगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं टेस्टिस में, इंटरस्टिशियल टिश्यूज में क्या करती हैं, लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, जो क्या करती हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। वहीं पे आपका कुफर सेल हो गया, आपका आइसलेट लैंगरहैंस, पैंक्रियास में आइसलेट लैंगरहैंस सेल्स होती हैं आपकी, ठीक है। कुफर सोल हो गए, आपका बोमन कैप्सूल सेल्स हो गए, तो ये आपका इसमें प्रेजेंट नहीं होता, समझ में आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लेडिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मेड ऑफ, मोड होना चाहिए, मेड नहीं, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ वूपिंग कफ, इसको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो वूपिंग कफ क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करूंगी। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है कि ड्रॉपलेट से, तो ये किसकी वजह से होता है, ड्रॉपलेट कॉन्टेक्ट से होता है। मैंने बताया था आपको, स्नीजिंग कफिंग के थ्रू अगर कोई भी इन्फेक्शन कॉज होता है वो होता है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और वूपिंग कफ को हम क्या बोलते हैं, तो 100 डेज कफ बोला जाता है, ध्यान रखिए। इसका दूसरा नाम होता है वूपिंग कफ का, और इसी को हम बोलते हैं पर्टूसिस, क्या बोलते हैं, पर्टूसिस। 100 दिन की जो खांसी आती है, 100 डेज कफ जो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वूपिंग कफ, का दूसरा नाम होता है पर्टूसिस भी बोलते हैं। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है ब्रोडेटेला पर्टूसिस, ध्यान रखिएगा। वूपिंग कफ का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या होता है, ब्रोडेटेला पर्टूसिस, समझ में आया। और इसका वैक्सीन आता है, ध्यान रखिएगा, इसका वैक्सीन आता है डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन जो कि आपका 10-14 वीक्स में लगाया जाता है बच्चे को। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डीपीटी का वैक्सीन है वो केवल आप 6 ईयर के बिलो ही बच्चे को लगा सकते हो, 6 साल से कम, ठीक है। 6 ईयर के कम ही बच्चे को आप दे सकते हो डीपीटी वैक्सीन, इसके बाद इसको नहीं दे सकते हो। इसका रीज़न है कि अगर आप 6 साल के बड़े बच्चे को अगर दोगे तो उसमें जाकर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो बच्चे की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में उसको हमको डीपीटी वैक्सीन ही देना है। इसके बाद आपने देखा होगा
वैक्सीन के शेड्यूल में डीटी वैक्सीन आया है, ठीक है। कभी सोचा आपने क्या कि डीपी पर्ट्यूसिस क्यों नहीं देते? तो पर्ट्यूसिस इसलिए नहीं देते क्योंकि वो डायरेक्ट जाके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसलिए हमको बच्चे को जो 6 साल से बड़े बच्चे हो जाएं उनको फिर ये वैक्सीन हम नहीं देते हैं। उसके बाद हम कौन सा वैक्सीन देना शुरू कर देते हैं? डीटी वैक्सीन देना शुरू कर देते हैं, डिप्थीरिया टिटनेस। समझ में आया? पर्ट्यूसिस वैक्सीन को हम हटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ड्रॉपलेट, फोमिट, वाटरबर्न। तो कैसा होता है इन्फेक्शन? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग कैथेटर इज नॉट यूज फॉर टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कैथेटर है जिसका यूज हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के रूप में नहीं करते हैं। इसमें देखिए, इस कैथेटर, अगर आपको कैथेटर पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, सारे कैथेटर के नाम जो है अलग अलग दिए गए हैं। तो हिकमैन कैथेटर, ब्रोवियक कैथेटर, ग्रोसेंग कैथेटर या स्वान गैंस कैथेटर। तो कौन सा कैथेटर है जो जिसका हम यूज किसके लिए नहीं करते हैं? हम यूज नहीं करते हैं टीपीएन में। आपको टीपीएन मालूम होगा जिसके अंदर न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी होता है। तो आपने देखा होगा आपका टोटल 24 आवर्स तक, लगातार ये 24 आवर्स तक क्या होता है? चलता रहता है आपका टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। इसको हॉस्पिटल में आप देखेंगे टीपीएन बोलते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जो बच्चे वर्क किए होंगे उनको मालूम होगा कि टीपीएन क्या होता है। तो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन जो दिया जाता है, तो ये सारे कैथेटर से दिए जाते हैं, हिकमैन से भी, ब्रोवियक से भी, ग्रोसैन से भी दिया जाता है। लेकिन जो स्वानगंज होता है, स्वानगंज कैथेटर क्या होता है? इससे हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। इससे हम देते क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, हीमोडायनेमिक पैरामीटर देते हैं। कार्डियक आउटपुट के लिए ये कैथेटर यूज किया जाता है। किसी भी जब पेशेंट का हमको कार्डियक आउटपुट देखना होता है, कार्डियक आउटपुट अगर उसका बिलो है, उस कंडीशन पर हमको क्या करना है? कार्डियक आउटपुट की कंडीशन में क्या करते हैं? ये कैथेटर हम देते हैं। किस कंडीशन पे? कौन सी कंडीशन जानने के लिए? मॉनिटर करने के लिए देते हैं हीमोडायनेमिक पैरामीटर, मतलब ब्लड का फ्लो कितना हो रहा है उसका पैरामीटर जानने के लिए। हीमोडायनेमिक पैरामीटर जानने के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा, हीमोडायनेमिक पैरामीटर जानने के लिए, पैरामीटर मतलब मापना, ठीक है। हीमोडायनेमिक पैरामीटर जानने के लिए हम क्या करते हैं? स्वानगंज कैथेटर देते हैं। तो हम कौन सा टीपीएन में नहीं यूज करते? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्वानगंज। इस कैथेटर का हम यूज करते हैं किसके लिए? हीमोडायनेमिक पैरामीटर को देखने के लिए। किसके लिए करते हैं हम? कार्डियक आउटपुट। जैसे कि पेशेंट का अगर हमको कार्डियक आउटपुट देखना है तो इस तरह का कैथेटर क्या किया जाता है? लगाया जाता है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एंटीडॉट ऑफ आयरन। आयरन का एंटीडॉट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इसके पहले, बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि कभी इसका एंटीडॉट, कभी विटामिन के का एंटीडॉट, या मतलब इसका। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एंटीडॉट जानना होगा कि कौन कौन से एंटीडॉट होते हैं। तो आयरन का एंटीडॉट मैं आपको बता दूं क्या होता है? डिफ्रॉक्सामाइन, या तो फिर दूसरा नाम होता है डिसेफ्रॉल। डिसेफ्रॉल जो होता है, डिसेफ्रॉल, इसका दूसरा नाम होता है डिस्फेरॉल बोलेंगे, डिस्फेरॉल, ठीक है, FEROL, डिस्फेरॉल, ठीक है। डिस्फेरॉल क्या होता है? या तो फिर आप डेफ्रॉक्सामाइन भी बोल सकते हो, डेफ्रॉक्सामाइन या डिसेफ्रॉल। समझ में आया? यहीं पे आपका प्रोटामिन सल्फेट हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया। ये आपको कमेंट्स करके बताना होगा। देखिए, जितने भी आपके एंटीडॉट हैं आप इसको कमेंट्स करके बताइएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। प्रोटामिन सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट का आपको किसका एंटीडॉट होता है? पोटेशियम सल्फेट। और किसका एंटीडॉट होता है? आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। इन दोनों का एंटीडॉट आपको बताना होगा, ठीक है। तो डिफ्रॉक्सामाइन किसका एंटीडॉट होता है? आपका आयरन का। ध्यान रखिएगा, आयरन का एंटीडॉट होता है आपका डिफ्रॉक्सामाइन या डिस्फेरॉल होगा। समझ में आया ना? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रोटामिन सल्फेट। और इसका आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में हम आप देखेंगे कि किन किन बच्चों ने रिप्लाई किया है इसका। कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मेनिंजोकोकल। कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मेनिंजोकोकल। मेनिंजोकोकल इसमें पूछा जा रहा है। कीमोप्रोफिलैक्सिस तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा, मेनिंजोकोकल तो सभी को मालूम है कि जब मेनिंजोकोकल की कंडीशन आती है, मेनिंजोकोकल एक प्रकार की डिसीज है, ठीक है। और डिसीज अगर मेनिंजोकोकल केस वाला पेशेंट है, और मेनिंजस डिसीज वो होती है कि सबसे पहले कि जब आपका जो बैक्टीरिया होता है वो जाकर क्या करता है? आपका मेनिंजस लेयर में अफेक्ट करता है।
मेनिंजोकोकाई आपका जो कोकाई बैक्टीरिया होता है वो मेनिंजस में जाके क्या करता है, अफेक्ट करता है तो आपको जानना होगा कि सबसे पहले तो मेनिंजोकोकल क्या होता है, कौन सी बैक्टीरिया से अफेक्ट होता है, तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस से अफेक्ट होता है। ठीक है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, मेनिंजोकोकल डिसीज होता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि मेनिंजोकोकल अगर केस अगर दिखता है किसी में, अगर मेनिंजोकोकल सिम्टम दिखता है तो उसका कीमोप्रोफिलैक्सिस का मीनिंग आपको जानना होगा। कीमोप्रोफिलैक्सिस मतलब होता है बीमारी होने से पहले, बीमारी होने से पहले जब कोई ट्रीटमेंट आप देते हो, मतलब उसको बीमारी अभी हुई नहीं है, मेनिंजोकोकल की कंडीशन उसमें देखने को मिल रहा है और उसमें अभी वो बीमारी मेनिंजाइटिस की बीमारी प्रेजेंट नहीं है, केवल मेनिंजोकोकस का सिम्टम उसको दिखा, तो उस कंडीशन पे हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे। तो मतलब उसका जो अगर सिम्टम थोड़ा सा दिख रहा है तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो बीमारी होने से पहले हम अगर कोई भी ड्रग्स अगर दे रहे हैं तो कौन सा, क्लोरोक्विन देंगे, टेट्रासाइक्लिन देंगे, या रिफाम्पिसिन देंगे, या पेनिसिलिन देंगे, तो कौन सा ड्रग देंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द रिफाम्पिसिन जो ड्रग्स है सभी में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स होती है और फर्स्ट लाइन टीबी की ड्रग होती है। ट्यूबरकुलोसिस की फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है, रिफाम्पिसिन ड्रग्स होती है। और अक्सर ट्रायल करने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा लेप्रोसी में भी देते हैं, ठीक है, आपने मेनिंजोकोकल में भी देख लिया कि रिफाम्पिसिन देते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह फाइलेरिया में हो गया, तो फाइलेरिया में फिर भी और ड्रग्स जो ऐड करके, तो मतलब ये जो ड्रग्स होती है एक ट्रायल ड्रग्स है, ध्यान रखिएगा, बीमारी होने से पहले इसका ट्रायल किया जाता है कि इस ड्रग्स को देने के बाद इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो कीमोप्रोफिलैक्सिस फॉर द मेनिंजोकोकल में कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, आपके रिफाम्पिसिन ड्रग्स यूज की जाती है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे हम बात करें पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। क्लोरोक्विन आपका मलेरिया ड्रग होगा, एंटी मलेरिया ड्रग होगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन आपकी ड्रग्स हो गई, तो टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स क्या होती है आपकी, कॉलरा के लिए दी जाती है, ध्यान रखिएगा। कॉलरा में कीमोप्रोफिलैक्सिस के रूप में कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, तो टेट्रासाइक्लिन, ये किसमें दी जाती है, कॉलरा में, ठीक है, कॉलरा में। लेकिन अगर यहीं पे ड्रग ऑफ चॉइस बोला जाए तो डॉक्सीसाइक्लिन क्या होती है, कॉलरा की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, बच्चे में और प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है। बाकी टेट्रासाइक्लिन वगैरह प्रेग्नेंट लेडी को हम नहीं देते, उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिप्थीरिया कैरियर इज आइडेंटिफाई थ्रू, तो डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया है जो उसका कैरियर है, तो उसका हम आइडेंटिफिकेशन किससे करेंगे, मतलब उसको हम आइडेंटिफाई किससे करेंगे, जील नेल्सन टेस्ट से करेंगे, स्टेन से करेंगे, ग्राम स्टेनिंग से करेंगे, अल्बर्ट स्टेनिंग से करेंगे, कि थ्रोट सेफ कल्चर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि डिप्थीरिया ड्रग्स तो सब, डिप्थीरिया जो डिसीज होती है सबको मालूम है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। कैसा होता है आपका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। और ड्रॉपलेट मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सलाइवा में प्रेजेंट होगा। तो किसका कल्चर हम करेंगे, थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे, ध्यान, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थ्रोट स्वैब। ये दोनों आपका जो ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि एसिड फास्ट जो होता है, जील नेल्सन, ये सब किसके लिए होता है, टीबी के लिए होता है, ध्यान रखें। ट्यूबरकुलोसिस के लिए सारे स्टेनिंग होते हैं आपके, जील और ग्राम स्टेनिंग, समझ में आया। जील नेल्सन स्टेनिंग किसके लिए होते हैं आपके, आपके किसके लिए होंगे, टीबी के लिए, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो डिप्थीरिया डिसीज क्या होती है सभी को मालूम, अभी इसके पहले हमने बताया है आपको। माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की वजह से क्या होता है आपका, डिप्थीरिया डिसीज होती है। और इसका जो बैक्टीरिया है वो किस शेप में होता है, तो बुल नेक शेप में होता है। डिप्थीरिया में जो नेक होता है वो किस शेप का हो जाता है, नेक, गर्दन जो होता है किस शेप का हो जाता है, तो बुल जैसा उसका गर्दन हो जाता है। जब किसी पर्सन को डिप्थीरिया डिसीज का इन्फेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, तो उसका जो गर्दन है कैसा हो जाएगा, बुल नेक का, डिप्थीरिया बुल नेक अपीयरेंस हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो डिप्थीरिया डिसीज का जो कैरियर होता है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, थ्रोट स्वैब कल्चर से करते हैं, समझ में आया। चलिए ठीक है। तो अब इसमें आपको बता दूं, मैं चीज़ और बता दूं आपको जिसमें से मैंने आपको बताया नहीं है, इसमें ग्राम स्टेनिंग और आपका एल्बर्ट स्टेनिंग जो होता है, एल्बर्ट स्टेनिंग भी होता है आपका कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के लिए। इसका जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम नहीं, इसका कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होता है, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट का। ग्राम स्टेनिंग होता है ब्लड और यूरिन का, जब हम कल्चर करते हैं, ब्लड और यूरिन का कल्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्लड एंड यूरिन का कल्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग। और अल्बर्ट स्टेनिंग भी आपका डिप्थीरिया के लिए होता है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होता। अल्बर्ट स्टेनिंग जो किया जाता है, अल्बर्ट साइंटिस्ट ने दिया था। और डिप्थीरिया में जो कोरिनेबैक्टीरिया डिप्थीरियाई जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके ग्रैन्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, डिप्थीरिया कैरियर को नहीं, कैरियर को अगर हमको देखना है कि जो, देखिए, एक तो केस होता है जिसमें बीमारी प्रेजेंट होती है, कैरियर मतलब होता है ले जाने वाला, आपको ध्यान रखना है। केस का जब हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, मतलब उस वहाँ पे जो केस प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसका स्टेनिंग जब हम करेंगे तो अल्बर्ट स्टेनिंग हम करेंगे, क्योंकि जो ग्रैन्यूल्स होते हैं डिप्थीरिया बैक्टीरिया के,
ग्रेन्यूल्स का हम उसका कैटाकोलामाइन देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो रिप्लिकेशन होता है, जो रिप्लिकेशन होता है, ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं आपके बैक्टीरिया में, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा स्टेनिंग करेंगे, अल्बर्ट स्टेनिंग करेंगे डिप्थीरिया के ग्रेन्यूल्स को देखने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया के। और डिप्थीरिया का जो कैरियर होता है, कैरियर मतलब होता है ले जाने वाला, डिसीज को ले जाने वाला, कैरी करने वाला। तो कैरी कौन कर रहा है, थ्रोट स्वैब कल्चर करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अगर उसके सलाइवा में, अगर उसके लार में, मतलब अगर उसके सलाइवा में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, तो वो क्या कर रहा है, अगर कहीं पे स्नीजिंग कफिंग कर रहा है, खांसता है, छींकता है, तो वहां से क्या होता है, इन्फेक्शन वो दूसरे को फैला रहा है। तो कैरियर का काम कौन करेगा, थ्रेड स्वैब कल्चर हम करेंगे, तभी हमको क्या होगा, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसको डिप्थीरिया है कि नहीं है। समझ में आया। तो इसको कल्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रोट स्वैब। बल्कि अल्बर्ट स्टैनिंग भी किया जाता है डिप्थीरिया के लिए, लेकिन कैरियर के टाइम पे नहीं करते, क्योंकि जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कैरियर का काम नहीं करते हैं। स्पेशली रूप से थ्रोट स्वैब कल्चर में हम क्या करते हैं, कैरियर, डिप्थीरिया कैरियर को आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आया। और वहीं पे जील नेल्सन टेस्टिंग किसके लिए होता है, टीबी के लिए होता है। ग्राम स्टेनिंग टीबी के लिए नहीं होता है, ये ब्लड और यूरिन कल्चर को करने के लिए क्या करते हैं, हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। समझ में आया, किसको, ब्लड और यूरिन को डिटेक्ट करने के लिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही। बाकी अभी मैंने देखा कि बच्चे कमेंट्स करके बोल रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर, मेरा जो यूट्यूब चैनल है पूजा मिश्रा नर्सिंग क्लासेस, ठीक है, पूजा मिश्रा नर्सिंग क्लासेस किड्स वीडियो के नाम पर मतलब क्लासेस मैंने रखा है, और उसमें थ्योरी क्लास अगर देखना हो तो आप वॉच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं क्यूबी बेस्ड क्वेश्चन आपको इसी सेशन में पढ़ाऊंगी, ठीक है। बाकी थ्योरी क्लास अगर किसी को, अगर मान लीजिए गायनिक का समझना हो, या तो फिर अगर कम्युनिटी का भी पढ़ना हो, तो आप कम्युनिटी का भी मैं अभी रखने वाली हूँ क्वेश्चंस। अभी अभी केवल मैं गायनिक के ही पार्ट पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास देखिए इतना टाइम भी नहीं रहता है कि मैं इतना क्लास ले सकी, क्योंकि मुझे कॉलेज भी अटेंड करना पड़ता है वहाँ पे। इसलिए आप लोग क्या करें कि अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं इसको देखिए, और बाकी अगर थ्योरी क्लास अगर किसी को वॉच करना है, एग्जाम अगर पास में आ गए हो, तो आप उसको जरूर वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। आने वाले टाइम पे क्वेश्चन उसमें से फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी से भी क्या होता है कि बीच बीच से क्वेश्चन निकाल के आजकल क्वेश्चन पेपर में बनाए जा रहे हैं। तो आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन के साथ हम कल फिर लेके आएंगे क्लास। जीएस इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर